हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण दीजिए। हमें किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें से मिश्रित हानिकारक और उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। मतलब उसमें हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यह है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 1 के उदाहरण देखिए। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालन या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। मक्खन को दही से मंथन क्रिया द्वारा अलग किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पावन यह विधि जिसमें गेहूं के दाने को भूसे से उनकी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। इधर ये खेतों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अनाज से भूसा अलग करने की विधि भी, इसके लिए भी निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। निष्पावन करते समय भूसे के हल्के कण पवन में उड़कर दूर गिरते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निकट एक ढेर बना देते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण पृथक कैसे करेंगे? देखिए, हस्त चयन की विधि से हम मिट्टी के कणों को अलग करते हैं। गेहूं, चावल तथा दालों से बड़े मिट्टी के कणों को, पत्थर और भूसे को अलग करते हैं हस्त चयन विधि से। ये जल्दी जल्दी इसलिए करें ताकि इसमें ज़्यादा डाटा उपयोग न हो। छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? छालन जो विभिन्न प्रकार के मिश्रण के घटकों के अलग करने की एक विधि है जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छलनी के छेदों, छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छलनी में ही रह जाते हैं। चालन विधि है, छलनी से जो छानते हैं, आटे वगैरह को छानते हैं। इसका उपयोग निम्न मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग देखिए, आटे से चोकर को अलग किया जाता है और चाय से चाय पत्ती को अलग किया जाता है। इसके बाद आते हैं रेत और जल के मिश्रण को। आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? इसमें हमने एक से अधिक विधि अपनाएंगे। हम पहले निस्तारण विधि से रेत और जल को अलग किया जाता है। रेत के भारी कण बर्तन के तले में बैठ जाते हैं। अवसादन विधि होगी, इसमें पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। पानी को और साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है, जिसे निस्संदन विधि कहते हैं। निस्संदन विधि या फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये निस्संदन देख सकते हैं। निस्संदन विधि से अलग किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आटे और चीनी के मिश्रण में क्या चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप कैसे करेंगे? आटे और चीनी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। आटे और चीनी के मिश्रण को चालन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, छलनी से छानकर, क्योंकि चीनी के मोटे कण होते हैं ऊपर रह जाएंगे, आटा नीचे आ जाएगा। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल होता है गंदा पानी, जो मिट्टी होती है जिसमें गंदगी होती है। पंकिल जल के एक नमूने गिलास में लीजिए, इसको आधा घंटा बिना हिलाए पड़ा रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद गिलास के तले में कुछ मिट्टी बैठ जाती है, क्योंकि मिट्टी के कण भारी होते हैं। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, उस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। इस प्रक्रम को हम निस्तारण कहते हैं। यदि गिलास का जल अब भी पंकिल या भूरे रंग का है, तब इसका निस्संदन मतलब फिल्टर पेपर से इसको साफ करेंगे। निस्संदन करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। और पंकिल जल को शुद्ध कीजिए। जल में अशुद्धियाँ फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और इस प्रकार पंकिल जल स्वच्छ हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 आ जाता है। रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने को क्या कहा जाता है? ये देखिए, इसके आंसर है थ्रेसिंग।
ये है थ्रेसिंग। उसके बाद हम ख पर आ जाते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की ये विधि निस्सेंदन कहलाती है। इधर देखिए ये है आंसर निस्सेंदन। उसके बाद समुद्र के जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पंखे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। यहाँ पर निस्तारण कह लेते, क्योंकि स्वच्छ जल को अलग किया जाता है तो निस्तारण विधि। और इसमें जो समुद्र से जो नमक है वो वाष्पन विधि से अलग किया जाता है। दूध और जल, ये सत्य और असत्य है। प्रश्न नंबर 9, दूध और जल के मिश्रण को निस्सेंदन द्वारा पृथक किया जाता है। दूध और जल को, ये गलत है। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन से अलग किया जाता है, ये भी गलत है। उसके बाद चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्सेंदन द्वारा, ये ठीक है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण द्वारा, ये गलत है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? शिकंजी में बर्फ़, जो बर्फ़ है वो चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? क्योंकि इसको बाद में डालेंगे, क्योंकि फिर वो ठंडी हो जाती है और उसमें चीनी जल्दी से नहीं घुलेगी। शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोली जाती है और बर्फ़ बाद में डाली जाती है, क्योंकि यदि बर्फ़ डालने के बाद चीनी डालेंगे तो शिकंजी ठंडी हो जाएगी, जिससे कम तापमान होने के कारण चीनी नहीं घुल पाएगी। इसलिए शिकंजी बनाते समय चीनी पहले घोलनी चाहिए, बर्फ़ बाद में डालनी चाहिए। तो इसमें देखिए ये शिकंजी आएगा, शिकंजी भी नहीं आएगा, इसको आप ठीक करेंगे शिकंजी। ये शिकंजी भी नहीं आएगा इसमें। शिकंजी आएगा इधर। तो यहाँ तक प्रश्न उत्तर ख़त्म होते हैं। मैंने वीडियो जल्दी ख़त्म किया है ताकि इसमें ज़्यादा देर ना लगे। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।